आइए दोस्तों, यहाँ आगे देखते हैं हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का पार्ट 2 को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग जो चीज़ देख चुके हैं, अब पार्ट 2 को उसको बचे हुए शेष पार्ट है उसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण के नियम 2015 इसका धारा 1 क्या बोलता है? देखिए, धारा 1 क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताता है। मतलब इसमें इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक हुए, कब चालू हुए, सब चीज़ों को बताएगा। तो नियम का नाम क्या है? देखिए, मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अधिनियम 2015। ठीक है, ये मनरेगा के अंतर्गत शामिल अधिनियम है। तो इसको मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ऐसे पूरा याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कब लागू हुआ? तो 2015 को। विस्तार तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। कुल धारा कितने हैं? तो 15। देखो, 15 से याद रखना, 15 धारा है और 2015 में ये अधिनियम आया है और 2015 से लागू है। ठीक, तो 15 से सारी चीज़ों को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015, 15 धारा है और 2015 में लागू हुआ है। यह हो गया धारा 1। देखो, धारा 2 क्या बताती है? इसके परिभाषा को। तो परिभाषा क्या बोलता है? ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर जिले के भीतर, ठीक है, सामुदायिक विकास, आदिवासी विकास क्षेत्र, ग्राम पंचायतों के समूह को शामिल किया जाता है। तो जिले के भीतर क्या होगा? ब्लॉक स्तर पर इसको सामुदायिक विकास है, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, सबको शामिल करके इसका गठन किया जाता है। दूसरा देखिए, सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत। ठीक है, तो सीओ जनपद क्या करेगा? जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है जनपद पंचायत का, वो इसका क्रियान्वयन करता है। आगे देखते हैं, थर्ड होता है क्लस्टर स्तर। क्लस्टर स्तर पर क्या है? जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों का एक समूह होता है। गठन का आधार होता है भौगोलिक निकटता। ठीक, तो क्या देख रहे थे हम लोग? क्लस्टर के आधार पर क्या होता है? जनपद में ग्राम पंचायतों का समूह तैयार किया जाता है। और ये ग्राम पंचायत क्या होंगे? भौगोलिक रूप से आसपास होने चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर क्या है? क्लस्टर को तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ, और जिला कार्यक्रम समन्वयक क्या होता है? तो जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला कलेक्टर होता है। ठीक, निकासी बैठक किसको बोलते हैं? तो जिला कार्यक्रम समन्वयक या डीपीसी जो क्या करता है, ये बैठक को आयोजित करता है जहाँ पर जो सामाजिक अंकेक्षण का निष्कर्ष होता है उसको पंचायतवार सुनाया जाता है। मतलब जो टीम आती है, पदाधिकारी जो बैठे रहते हैं, अभी हम पीछे डिस्कस किए, जो भी निष्कर्ष लेते हैं उसको यहाँ पे पढ़ के सुनाया जाता है। अब बैठक आयोजित करेगा तो यहाँ पे कौन होगा? पीछे पढ़े हम लोग, सामाजिक अंकेक्षण की टीम होगी, क्रियान्वयन एजेंसी के लोग होंगे, पदाधिकारी, और ये जो होते हैं डीपीसी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक, तो सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण ये कौन होता है? तो ये वो व्यक्ति होता है जो क्या है, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण के सहयोग के लिए नियुक्त किया जाता है, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। ठीक, तो धारा 2 के अंतर्गत हमने क्या है, डेफिनेशंस देखे, परिभाषा को देखे। तो ब्लॉक और जनपद क्या होता है ये देख लिए। तो जनपद क्या होगा? जिला स्तर पर एक क्या होगा? सामुदायिक विकास आदिवासी क्षेत्र में। ग्राम पंचायत के समूह के शामिल सदस्य, ग्राम पंचायतों के समूह शामिल होते हैं। मतलब ब्लॉक लेवल क्या बता रहे हैं कि ब्लॉक क्या होता है? तो यह क्या होता है, जैसे ब्लॉक लेवल पर क्या होंगे, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र होते हैं उसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह होता है। जैसे हम लोग का जैजयपुर ब्लॉक है, ये 78 पंचायतों का समूह है। तो इस प्रकार से ये पंचायतों का समूह होता है ब्लॉक। सीओ जनपद पंचायत कौन होता है, क्या है वो देखे हम लोग। ये क्या होता है? जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। मतलब जनपद स्तर पर जो कार्य होता है उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सीओ की होती है। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है? तो जनपद में जो हम मतलब हमारा ग्राम पंचायतों का समूह होता है, हमने अभी देखा, उसके गठन का आधार क्या होता है? भौगोलिक निकटता के आधार पर। जैसे कि कोई गांव है, एक गांव है, उसके बगल में ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, तो ये सारे गांव को एक जनपद में रखना है। इधर ऐसे दूर में कोई गांव है तो इसको एक जनपद में रखना है। ऐसे इसको क्या है क्लस्टर तैयार किया जाता है। यहाँ के एक गांव को उठा के इस जनपद में नहीं डाल सकते, ऐसा कहने का मतलब है इसका।
देखिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के बारे में देखा जिला के कलेक्टर को जिला कार्यक्रम समन्वयक बोलते हैं। निकासी बैठक, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक जो होता है डीपीसी होता है, आयोजन करता है। इसमें सोशल ऑडिट की टीम और कर्मचारियों की टीम दोनों उपस्थित होती है, जिसको नियंत्रण करते हैं हमारे डीपीसी कलेक्टर साहब। और सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को यहाँ पर क्या है पंचायतवार पढ़ के सुनाया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण क्या करता है, कौन होता है जो सामाजिक अंकेक्षण प्रदान करता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण के सहयोग के लिए रखा जाता है। उसको क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यक्रम का विकास करने के लिए। धारा 3 को देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन का आधार। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार, तो मनरेगा के अधिनियम 2005 के क्रमांक 42 के अनुसार धारा 17 में यथा वर्णित। ठीक है, ये डेफिनेशंस होते हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे समझना इसको कि जो 2005 का अधिनियम है उसके धारा 17 में क्या वर्णन है। ठीक है, मनरेगा के 2005 के अधिनियम की बात हो रही है, धारा 3 अलग है। ये सोशल ऑडिट की धारा 3 में ये बता रहा है कि मनरेगा का जो अधिनियम 2005 है उसके धारा 17 में जो वर्णित है, तो देखो क्या वर्णित है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट, इसका कार्य क्या होगा? राज्य के सभी जीपी में सोशल ऑडिट प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, और ये क्या है, स्वतंत्र सोसाइटी होता है, मुख्य प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई। तो ये क्या है, सोशल ऑडिट का जो है मुख्य प्रशासनिक और क्रियान्वयन इकाई है, मतलब यही इसको हैंडल करता है, टैकल करता है। और इसको नेतृत्व कौन करता है? तो सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ संचालक जो होता है राज्य स्तर पर, वो इसको क्या है नेतृत्व करता है और गांव में सोशल ऑडिट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो गांव में सोशल ऑडिट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो प्रकार के सोशल ऑडिट के लोगों को रखता है, जैसे वरिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण और कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण। तो सीनियर सोशल ऑडिट वाले लोग हैं, जूनियर सोशल ऑडिट वाले लोग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होता है सोशल ऑडिट प्रदान करता है। तो सीनियर जो वरिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण में सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, लोगों के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत जो व्यक्ति होते हैं, जागरूकता फैलाने वाले, वो भी शामिल हो सकते हैं। सोशल ऑडिट में व्यापक अनुभवी लोग भी हो सकते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता के आधार पर कोई भी शामिल हो सकता है, जैसे प्रत्येक जिला और संभाग पर संसाधन आधार पर सृजित। इनको क्या करते हैं, जिला और संभाग आधार पर सृजित किया जाता है, रखा जाता है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसको एक बार अब समझते हैं कि इसमें हमने क्या देखा। तो धारा 3 में हमने देखा सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। ठीक है, तो धारा 3 ये बोलती है कि जो मनरेगा के धारा एक्ट है 2005, उसके धारा 17 में जो वर्णित है, इसमें क्या वर्णित है कि सोशल ऑडिट टीम वर्णित है, छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट टीम। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई वर्णित है। इसमें बताया गया कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, राज्य के सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना। तो हमारा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई होता है उसका मुख्य कार्य क्या होगा कि राज्य के सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट की सुविधा प्रदान करना। ठीक, और यह एक क्या है, स्वतंत्र सोसाइटी है, जिसका मुख्य प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई है खुद रहता है, और इसका नेतृत्व करता है सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ संचालक। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ जो होता है या जो संचालक होता है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, गांव में सोशल ऑडिट की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके लिए दो लोगों की नियुक्ति करेगा। तो वरिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण रहेगा, कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण रहेगा। वरिष्ठ में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों के अधिकारों में सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत लोग। सोशल ऑडिट में जो अनुभवी लोग होते हैं, जो पहले से ऑडिट कर चुके होते हैं, ऐसे लोग भी रहेंगे। प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर किसी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदातागण, कनिष्ठ मतलब अब जूनियर सोशल ऑडिट प्रदातागण कौन होगा, तो ऐसा युवा होगा जो मनरेगा श्रमिक परिवार से होगा। मतलब जैसे कोई लेबर कार्य कर रहे किसी फैमिली का, तो उसमें से किसी युवा सदस्य को इसमें शामिल किया जा सकता है। सोशल ऑडिट प्रक्रिया के अनुभवी, इसको सोशल ऑडिट जो प्रक्रिया है उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट क्या करता है, सेवा प्रदान कर रहा हूँ, तो ये जो है CGSU में यानी छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट में अपना सेवा प्रदान कर रहा हो, तभी इसको अनुभव मिलेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसका कार्य क्या होगा, देखा ये कार्य क्या करते हैं, जो कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदाता जो होते हैं वो जिला या संभाग स्तर पर क्या करते हैं, इसको ब्लॉक आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट प्रक्रिया में भाग लेना, तो क्या होता है सोशल ऑडिट प्रक्रिया में, मतलब इसको ये बताया जाता है कि इस गांव में इस गांव में इस ब्लॉक के तुमको सोशल ऑडिट करना है जा करके। तो इसको जिला या संभाग स्तर पर क्या होता है, आवंटन किया जाता है ब्लॉक का। ठीक, और दूसरा क्या होता है निकासी बैठक। तो निकासी बैठक में सोशल ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का काम क्या होता है,
कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदाता का होता है। ठीक है, जैसे सोशल ऑडिट की टीम आती है निकासी बैठक में, तो उनके तरफ से यही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हमने इसमें क्या देखा कनिष्ठ सोशल ऑडिट प्रदाता के बारे में, कि ये जो है मनरेगा श्रमिक परिवार का कोई युवा सदस्य होगा जो सोशल ऑडिट यूनिट में सेवा प्रदान कर रहा होगा, जिसको सोशल ऑडिट की प्रक्रिया यानी सोशल ऑडिट कैसा होता है इसका अनुभव होगा। इसका कार्य क्या होगा, तो जिला और संभागीय स्तर में ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे सोशल ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए। और दूसरा ये क्या कार्य करता है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ता है, निकासी बैठक में प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण, VSA बोलते हैं इसको। तो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, मनरेगा मजदूर परिवार का सदस्य गांव में सोशल ऑडिट का निष्पादन करता है, और सोशल ऑडिट प्रक्रिया में इसको क्या होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। देखिए ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण, तो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण क्या होगा, मनरेगा मजदूर परिवार का एक सदस्य होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, गांव में सोशल ऑडिट का निष्पादन करेगा। इसको सोशल ऑडिट प्रक्रिया में पहले से अनुभव मिला रहता है, वही ये कार्य करेगा। आगे देखते हैं धारा 4 सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व अपेक्षाएं। तो सामाजिक अंकेक्षण पूर्व करने के पूर्व क्या क्या कार्य कर लेना चाहिए उसके बारे में धारा 4 में बताया गया है। तो पहला है सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के बारे में। तो राज्य मनरेगा क्रियान्वयन एजेंसी जो होती है वो उनसे क्या होती है, सोशल ऑडिट जो यूनिट होती है वो स्वतंत्र इकाई होती है। ये मनरेगा का कार्य का क्या करता है, ये निरीक्षण तो करता है लेकिन इसके अधीन नहीं होता है, तो स्वतंत्र इकाई है ये। तो सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में जो होती है हमारी मनरेगा की जो इकाई होती है राज्य क्रियान्वयन एजेंसी, वो अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। मतलब ये एक सिंगल विंडो, ये एक सिंगल विंडो है, ये मनरेगा की टीम है, ये सोशल ऑडिट है, तो इसको ये कंट्रोल नहीं करती है, स्वतंत्र है। इसको जो सही लगेगा वो रिपोर्ट में इन लोग लिखते हैं। देखिए योजना क्रियान्वयन एजेंसी से अपेक्षित जानकारी, मतलब योजना जो हमारा चल रहा है जैसे मनरेगा चल रहा है उसको क्या है 7 दिवस के पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है सीओ या कार्यक्रम अधिकारी की। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सोशल ऑडिट चालू करने से पहले सीओ को क्या है सूचना मिल जाता है 15 दिन पहले, तो उसको 7 दिन पहले सोशल ऑडिट टीम को जानकारी उपलब्ध करानी होती है। पंचायत में देखिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए नियोजित सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण प्लस ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी गाँव के निवासी न हो। हमने अभी जैसे देखा कि ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण जो होता है मतलब जो मनरेगा परिवार से होता है, और सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण होगा सीनियर और जूनियर, वरिष्ठ और कनिष्ठ। ये क्या होंगे, जिस गांव में सोशल ऑडिट करने जा रहे हैं उस गांव के निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक, धारा 4 में हमने क्या देखा, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होता है, हमारे जो राज्य स्तर के क्रियान्वयन एजेंसी है मनरेगा के और जो सोशल ऑडिट की टीम है वो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। तो सोशल ऑडिट की टीम पर ये कोई फिर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाती है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है। दूसरा, सोशल ऑडिट की टीम को 7 दिवस के पूर्व क्या होता है, जानकारी उपलब्ध कराना होता है। ये कार्य होता है सीओ जीएल जनपद पंचायत का और कार्यक्रम अधिकारी का। तीसरा, हमने देखा कि जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो टीम है नियोजित की जाती है उसमें जो सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण होते हैं और सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण होते हैं वो उसी गांव के निवासी नहीं होना चाहिए। देखिए धारा 5 में हमने क्या देखा, धारा 5 को अभी देखते हैं। सोशल ऑडिट की कार्यविधि, ये इसमें बता रहे हैं कि सोशल ऑडिट कार्य कैसे करेगा। तो मनरेगा के क्या होता है, सोशल ऑडिट होगा राज्य के सभी जीपी में 6 माह में एक बार। ठीक, मनरेगा योजना अंतर्गत होता है, सोशल ऑडिट कंपलसरी है मनरेगा में। तो मनरेगा योजना अंतर्गत जो राज्य के सभी पंचायत है उसमें 6 माह में एक बार सोशल ऑडिट किया जाएगा। और जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सोशल ऑडिट की यूनिट है ये जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के आरंभ में सोशल ऑडिट का निष्पादन करने के लिए सारणी बनाती है। हमने शुरू में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कैलेंडर बनाती है करके, तो ये उसी का बात हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ये कैलेंडर ये क्या करते हैं, जिला प्रशासन के परामर्श से तैयार करती है। कौन करती है, सोशल ऑडिट की टीम तैयार करती है। तीसरा हमने देखा क्लस्टर, देख रहे हैं यहाँ पे क्लस्टर क्या होता है, ब्लॉक के सभी जीपी के लिए होता है 4-6 क्लस्टर का समूह। ये 4-6 क्लस्टर के समूह में 10 से 20 जीपी शामिल होते हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक से पंचायत की संस्था निकटता के आधार पर, ये आपको ऐसे समझना होगा जैसे एक जिला है, इस ज़िले में जैसे ब्लॉक हैं 3 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो इसके 10 पंचायत हैं, इसके 10 पंचायत, इसके 10 पंचायत में 3 क्लस्टर में सोशल ऑडिट होना है, ये यही बताना चाह रहे हैं। 4-6 क्लस्टर का समूह है, तो जैसे 3 क्लस्टर का समूह है 10-10 पंचायतों का, तो ये क्या है, निकटता के आधार पर एक ब्लॉक में एक बार एक साथ होगा सोशल ऑडिट, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ठीक,
तो देखिए धारा 5 में हमने क्या देखा, सोशल ऑडिट की कार्यविधि को हमने पढ़ा। तो इसमें क्या है, मनरेगा अंतर्गत जो सोशल ऑडिट है वो राज्य के सभी पंचायतों में 6 माह में एक बार होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है एग्जाम में ये एडीओ के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट जो यूनिट है वो जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के आरंभ में क्या करती है, सारणी या कैलेंडर तैयार करती है सोशल ऑडिट निष्पादन के लिए। और हमने देखा जो क्लस्टर होता है, 4 से 6 क्लस्टर जो होता है हमारे, वो 10 से 20 पंचायतों का समूह होता है। और ये पंचायत जो होता है वो संस्था जो होता है वो निकटता के आधार पर क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। आगे देखते हैं धारा 6, सुसंगत शासकीय अभिलेखों का आवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, तो शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत, देखें सबसे पहले आवेदन कौन प्रस्तुत करेगा, तो सोशल ऑडिट की जो दल होगी वो प्रस्तुत करेगा। कब करेगा, तो सोशल ऑडिट प्रारंभ के 15 दिन पहले। ठीक है, तो उन लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि हम मतलब सूचित कर देंगे कि 15 दिन पहले कि हम सोशल ऑडिट करेंगे। तो जो कलेक्टर लेटर जारी करता है 15 दिन पहले, वो इसी की बात हो रही है। देखिए किसके लिए, तो मनरेगा की सुसंगत जानकारी के लिए। उसको मनरेगा की जो योजना है उसकी जानकारी 7 दिन पहले चाहिए रहती है, इसलिए वो 15 दिन पहले जानकारी दे देते हैं कि हम सोशल ऑडिट यहाँ यहाँ करेंगे करके। निर्धारित प्रारूप में जीपी वार, कार्यवार, निःशुल्क जानकारी कौन प्रदान करेगा, तो सीओ जनपद पंचायत। ये सूचना किसको देते हैं, सीओ जनपद पंचायत को। एक्चुअल में ये कलेक्टर लेटर जारी करता है, वही सूचना है। तो सीओ जनपद को 15 दिन पहले जानकारी मिल जाती है कि यहाँ यहाँ क्या है, सोशल ऑडिट होने वाला है। तो उसके 7 दिवस के भीतर सीओ जनपद क्या करता है, जानकारी को उपलब्ध कराता है। जैसे ग्राम सभा अनुमोदन, मतलब मनरेगा के संबंध में बता रहे हैं, ग्राम सभा अनुमोदन कार्य प्रपोजल जो आता है वो, और TSAS की कॉपी, एक सेकेंड, TSAS मतलब तकनीकी प्रतिवेदन जो होता है, स्वीकृति प्रदान किया जाता है, उसकी कॉपी, मास्टर रोल की कॉपी, भुगतान की सूची मतलब वेज लिस्ट जो बनता है भुगतान होने के बाद उसकी कॉपी, MB, इसमें तकनीकी सहाय लोग क्या है ऑनलाइन मूल्यांकन करते हैं, ऑफलाइन मूल्यांकन करते हैं, उसकी सूची, बिल वाउचर। तो जो पंचायत होगा, सरपंच होगा, एजेंसी होगी, उसको किस माध्यम से कितना रुपये भुगतान हुआ है, सारी चीज़ों की जानकारी सोशल ऑडिट की टीम को सीओ जनपद पंचायत जो है वो प्रदान करती है। अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा वो देखिए। जैसे सीओ जनपद जो है अगर सोशल ऑडिट की टीम को जानकारी 7 दिवस के भीतर उपलब्ध नहीं कराती है, तो धारा 6 के उप धारा 1 के अधीन, धारा 6 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके उप धारा 1 में क्या लिखा है कि सीओ जनपद पंचायत पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जो कि उसके ऊपर स्वमेव प्रभावी होगा। ठीक है, तो सीओ जनपद के पंचायत के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक, 4th पॉइंट में हम लोग देखते हैं, जो सामाजिक अंकेक्षण दल है वो किसी भी स्थिति में सोशल ऑडिट कार्यों को स्थगित नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद रखना। अगर कैलेंडर में डिसाइड हो गया कि यहाँ पे सोशल ऑडिट होना है तो सोशल ऑडिट वहाँ होगा ही। अब बिना समय गंवाए ऑनलाइन database.nrega.in अपेक्षित डाटा संग्रहित कर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर इसका यहाँ से लिंक है, देखिए अगर सीओ जनपद पंचायत उसको डाटा उपलब्ध नहीं कराएगी तो उस पर कार्यवाही तो होगा, तो उस पर कार्यवाही होगा वो ठीक है। अगर डाटा मिला नहीं तो क्या सोशल ऑडिट नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे, तो बिल्कुल सोशल ऑडिट करेंगे। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो सोशल ऑडिट की टीम होती है वो ऑनलाइन NREGA.NIC.in से जितना भी डाटा है वो डाटा उठा लेती है, वहाँ सारी चीज़ें MIS रिपोर्ट पर उपलब्ध होता है, और यहाँ से डाटा को संकलित कर जो सोशल ऑडिट की प्रक्रिया है उसको चालू कर देती है। मतलब किसी भी कंडीशन में सोशल ऑडिट रुकना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पे। देखिए धारा 6 में हमने क्या देखा, सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। तो आवेदन कौन प्रस्तुत करेगा, सोशल ऑडिट दल प्रस्तुत करता है। देखिए कब प्रस्तुत करेगा, तो सोशल ऑडिट प्रारंभ करने के 15 दिन पहले। किसके लिए, तो मनरेगा की सुसंगत दस्तावेजों की जानकारी के लिए। किसको देते हैं, तो सीओ जनपद पंचायत को देते हैं। 7 दिन के भीतर सीओ जनपद पंचायत को जानकारी उपलब्ध कराना होता है निर्धारित फॉर्मेट में। ये निःशुल्क होता है, इसमें पैसा देना नहीं पड़ता सोशल ऑडिट टीम को। और निर्धारित प्रारूप में होगा ग्राम सभा अनुमोदन, TS कॉपी, मास्टर रोल, भुगतान की सूची, वेज लिस्ट, MB बुक बोलते हैं जिसको, माप पुस्तिका, बिल वाउचर बोलते हैं। इसमें एजेंसी को भुगतान की जानकारी होती है। यदि सीओ जिला जनपद पंचायत जानकारी उपलब्ध नहीं कराती है तो धारा 6 के उप धारा 1 के तहत, धारा 6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के अंतर्गत उप धारा 1 के तहत सीओ जनपद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और डाटा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में क्या सोशल ऑडिट नहीं होगा, ये बोला जा रहा है, तो बिल्कुल सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट कभी भी नहीं रुकना है, सोशल ऑडिट स्थगित नहीं होगा। ऑनलाइन पोर्टल से डाटा इन लोग संग्रहित करेंगे और सोशल ऑडिट को प्रारंभ करेंगे।
देखिए धारा 7 क्या बोलता है, पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। तो धारा 7 में पंचायत को हम लोग सामाजिक अंकेक्षण की इसमें जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे सीओ जनपद पंचायत जो होता है वो लिखित सूचना देगा कि सोशल ऑडिट होने वाला है करके, वो लिखित सूचना देगा पहले से ही। किसको देगा? जनप्रतिनिधि को पंचायत का, नरेगा के पदाधिकारी को कि आप उसको डाटा उपलब्ध करा दो, संबंधित डाक या बैंक प्रतिनिधि को। बैंक प्रतिनिधि और डाक को इसलिए क्योंकि खाते में उनके पैसा जाता है, मतलब जो हितग्राही है उसका खाता या तो बैंक में होगा या डाक में होगा, तो दो माध्यम से भुगतान किया जाता है, इसलिए उनको भी सूचना दिया जाता है। और क्यों कहते हैं, देखिए क्यों उसको सूचना दी जाती है, ताकि वो उपस्थित रहे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में और निकासी बैठक में। मतलब जब सामाजिक अंकेक्षण का ग्राम सभा हो और निकासी बैठक हो तो वहाँ ये समय पर उपस्थित रहे, इसके लिए सीओ जनपद पंचायत क्या है, लिखित में पहले से ही सूचना देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशल ऑडिट के समाप्ति की संभावित तिथि अनुसार सोशल ऑडिट ग्राम सभा आयोजन हेतु सरपंचों को सूचित किया जाता है। देखिए एक और क्या करेंगे, ये तो सोशल ऑडिट कब होगा उसकी जानकारी दे दी है, और संभावित तिथि जैसे मान लीजिए 15 दिन में ऑडिट करना है या 1 महीने में करना है, तो जिस तिथि को समाप्त हो सकता है उसकी सूची सरपंच को दिया जाएगा ताकि वो ग्राम सभा का आयोजन कर सकें। तो धारा 7 में हमने क्या क्या देख लिया, ये देख लेते हैं एक बार। पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी है ना उपलब्ध कराने के लिए, तो सीओ जनपद पंचायत क्या करता है, लिखित सूचना देगा पहले से ही जनप्रतिनिधि, नरेगा पदाधिकारी, संबंधित डाक बैंक के प्रतिनिधि को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में निकासी बैठक में उपस्थित रहने के लिए समाप्ति की संभावित तिथि अनुसार सरपंचों को भी सूचित करेगा। ठीक है, धारा 8 के अनुसार देखते हैं। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, मतलब जो ग्राम पंचायत होगा उसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी उसको बताया गया है धारा 8 में, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के रूप में। धारा 9 में हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में। ठीक है, तो धारा 9 को डिस्कस करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण सर्वे समाप्ति के पश्चात, मतलब सोशल ऑडिट समाप्त हो गए, अब आगे क्या, तो सोशल ऑडिट की जो यूनिट होगी वो सोशल ऑडिट ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण जो होगी वो ग्राम सभा में आयोजन करेगी। मतलब ये जो ग्राम सभा होगा वो सामान्य ग्राम सभा नहीं होगा, इसको बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। ठीक है, इसका आयोजन करेगी। इसका तिथि का निर्धारण पहले से ही होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सीओ जो है वो पूर्व में ही सरपंच को सूचित कर देते हैं लिखित में कि इस डेट पर यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन करना है करके। तो ये हो गया हमारा सोशल ऑडिट ग्राम सभा का आयोजन। जिला कार्यक्रम समन्वयक पहले डिस्कस कर चुके हैं, अधिकारी नियुक्त करता है जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक होता है। इसका काम क्या होगा, सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को प्रमाणित करना। जो हमने पढ़ा था कि निकासी बैठक में एक अधिकारी होगा जो उसमें डिस्कस करेगा, आदेश को पारित करेगा, ये वही है। ठीक है, तो मनरेगा से संबंधित नहीं हो, देखो मनरेगा से संबंधित होगा तो फिर वो चीज़ों को निष्पक्ष रूप से डिस्कस नहीं करेगा। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक यहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त करता है, ज़्यादातर ये SDM होते हैं। इंडिविजुअल वर्कर्स एंड एजेंसीज, पहले से सूचना दिया जाता है सोशल ऑडिट ग्राम सभा के लिए। देखो इंडिविजुअल वर्कर्स मतलब जो भी कार्य करते हैं, जो लेबर्स होते हैं जो मनरेगा में कार्य करते हैं, और एजेंसी मतलब सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक, इनको भी पहले से सूचना दे दिया जाता है कि भैया आपके गांव में इस दिन को सोशल ऑडिट का ग्राम सभा होना है करके। ठीक है, चौथा देखते हैं ग्राम सभा आयोजन। ग्राम सभा का आयोजन जो होता है वो सोशल ऑडिट यूनिट के अनुसार किया जाता है। और ग्राम सभा, सोशल ऑडिट ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। इसमें सोशल ऑडिट का जो निष्कर्ष होता है, संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, तो जो भी निष्कर्ष होगा उसमें संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जाता है, पढ़कर सुनाया जाएगा। तो ग्राम सभा में इसको पढ़ के सुनाया जाता है। प्रत्युत्तर यदि हो तो दर्ज किया जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है ग्राम सभा में ही तो वो बताता है, नहीं होता है तो फिर उसमें साइन करा लेते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति होता है उसकी उपस्थिति में, मतलब जिसके विरुद्ध में बोला जा रहा है कि ऐसा है वैसा है करके, जैसे रोजगार सहायक, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, पुनः परीक्षण करता है कौन, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, जो DPC जो कलेक्टर साहब नियुक्त करते हैं ग्राम सभा में इस स्पेशल बैठक के लिए, वो क्या करता है, साक्ष्य का परीक्षण करता है। किसकी उपस्थिति में, तो जो दोषी व्यक्ति है उसी की उपस्थिति में। देखिए साक्ष्य दर्ज पुनः नहीं खोला जाएगा विचार विमर्श हेतु क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक में। देखो अगर ये साक्ष्य को दर्ज कर लिया गया फाइनल बैठक जो हुआ ग्राम सभा को, उसमें तो इसको पुनः डिस्कस नहीं किया जाएगा, पुनः नहीं खोला जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो धारा 9 में हमने क्या पढ़ लिया देख लेते हैं एक बार।
सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, ठीक है। तो सोशल ऑडिट समाप्ति के बाद क्या करती है, सोशल ऑडिट की जो टीम होती है वो ग्राम सभा का आयोजन करती है। ये तिथि जो होता है वो पूर्व में निर्धारित होता है। माफ़ी चाहूँगा, बार बार खांसी आ रही, क्या है मैं रात से जग रहा हूँ 4:30 बजे से, और वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गले में खराश हो गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक ये क्या करता है, स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है। अभी हमने पढ़ा मनरेगा संबंधित नहीं हो चाहिए, सोशल ऑडिट कार्यों का निष्कर्ष करता है, निष्कर्षों को प्रमाणित करता है। इंडिविजुअल वर्कर्स जो होते हैं, एजेंसी जो होती है वो क्या करती है, इनको पहले सूचना दी जाती है सोशल ऑडिट ग्राम सभा के बारे में। ग्राम पंचायत का जो आयोजन होता है ग्राम सभा के ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम सभा का आयोजन करता है सोशल ऑडिट टीम के अनुसार में, यानी सामाजिक जो अंकेक्षण की दल होती है वो बताती है स्थिति करना है तो उसके अनुसार से किया जाता है। देखिए सोशल ऑडिट ग्राम सभा जो होता है उसमें सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को पढ़ के सुनाया जाता है, संबंधित व्यक्ति का अंगूठे का निशान लिया जाता है, हस्ताक्षर करवाया जाता है, यदि प्रत्युत्तर होता है तो उसको भी यहाँ पे दर्ज किया जाता है। और जैसे स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने क्या है, पुनरुत्तर हो गया, जांच कर लिया, परीक्षण कर लिया, साक्ष्य को चेक कर लिया, सामने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में ही करता है। अगर एक बार सब चीज़ों को चेक कर लिया तो उसके बाद उसको पुनः खोला नहीं जाएगा, जहाँ से ये चीज़ें सीधा निकासी बैठक के लिए फाइनल कर लिया जाएगा। देखिए धारा 10 को देखते हैं अब, क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। तो क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक कहाँ होगा, देखिए निकासी बैठक कहाँ होगा, तो क्लस्टर के सभी जीपी में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा 4-6 क्लस्टर होगा, तो क्लस्टर क्या होगा, क्लस्टर मतलब हर जनपद को ही क्लस्टर मान के चलिए। जैसे शक्ति जिला है, यहाँ पे 4 जनपद है तो ये 4 क्लस्टर हो गया, ऐसा है। कब होगा, तो ग्राम सभा समापन के बाद। अब ग्राम सभा समाप्त हो गया, पंचायत लेवल पर ऑडिट पूरा हो गया, अब जनपद लेवल पर यहाँ पर क्या है, क्लस्टर में निकासी बैठक का आयोजन होगा। जिम्मेदारी किसकी होगी, ये डीपीसी कलेक्टर साहब की, सीओ जिला पंचायत की होगी, ठीक है, सीओ जिला पंचायत की। अध्यक्षता कौन करेगा, जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, तो या तो कलेक्टर खुद आएगा या फिर उसके प्रतिनिधि को यहाँ भेजेगा। तो ज़्यादातर जो होता है वो एसडीएम, तहसीलदार, ये लोग यहाँ पे शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में। देखो उपस्थिति हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, किसके किसके होने, मजदूर प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, पदाधिकारी, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, मीडिया, ये सब इसमें उपस्थित होते हैं। और ये देखिए डिप्टी कलेक्टर के से कम श्रेणी का ना हो, तो जो भी यहाँ पे मतलब अध्यक्षता करने आएगा सोशल ऑडिट की निकासी बैठक की, वो डिप्टी कलेक्टर से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं होता है, अनिवार्य नहीं। मजदूर जांच में, जो पूर्व में स्वतंत्र पर्यवेक्षक ग्राम सभा में, देखिए ये बोलना चाह रहा है, जैसे स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने क्या है, ग्राम सभा हुआ भी, वहाँ पर जो भी था डिस्कस कर लिया, मजदूर का साइन सिक्का उसमें लग गया, तो मजदूर को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक। तो धारा 10 में हमने क्या देखा, क्लस्टर स्थिति निकासी बैठक मतलब जनपद स्तर पर क्या बैठक होगा। तो ग्राम सभा समाप्ति के बाद में क्लस्टर के सभी पंचायतों के जीपी में मतलब एक जगह ये बैठक होता है क्लस्टर स्तर पर। सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर इसकी जिम्मेदारी रहते हैं कराना। अध्यक्षता कलेक्टर साहब स्वयं करेंगे या उनके द्वारा जो अधिकृत अधिकारी होते हैं प्राधिकृत वो करते हैं। यहाँ पे मजदूर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, मीडिया, ये सभी को उपस्थित होना होता है। मजदूर चाहे तो उपस्थित हो, न चाहे तो ना हो, क्योंकि पहले ही इसमें साइन कर चुका रहता है। और जो अधिकारी होता है वो डिप्टी कलेक्टर से कम श्रेणी के नहीं होना चाहिए। देखिए धारा 11 में बोल रहे हैं अनुवर्ती कार्रवाई, रिवर्स वर्क उसमें कैसे कार्य करेगा, मतलब इसके विरोध में आप क्या कार्रवाई कर सकते हो। तो अनुवर्ती कार्रवाई किस पर करेंगे, तो सोशल ऑडिट पर, निष्कर्ष पर, ठीक है। जो भी रिपोर्ट सोशल ऑडिट की टीम ने बनाया है उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जिम्मेदारी किसकी होगी, डीपीसी और आयुक्त नरेगा की। मतलब कुछ अगर गलत लिख दिया है तो उस पर कार्रवाई करने का जो जिम्मेदारी है वो कलेक्टर की होगी या आयुक्त नरेगा की होगी। कब होगा, देखो निकासी बैठक जो होगा शुरू होने के 15 दिन के भीतर में। सोशल ऑडिट रिपोर्ट के उपदर्शित व्यक्ति कार्यवाही का दायित्व, देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि सोशल ऑडिट अब निकासी बैठक हो गया, अब वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई तो उसके 15 दिन के भीतर में इसको निपटाना रहता है। इसमें वर्क जो करेगा जिम्मेदारी उसके जिला कलेक्टर की होगी, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। योजना की निधि, देखो योजना है मनरेगा योजना, दुरुपयोग गबन, अगर उसके पैसे का गबन हो गया तो क्या है, जो व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग है, मतलब ये व्यक्ति है या टीम है, जो भी व्यक्तियों का 4-5 लोग ने मिल के गड़बड़ कर दिया तो उस पर क्या है, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करोगे, सेवा समाप्त, कर्मचारी है तो सेवा समाप्त करोगे, जैसे रोजगार सहायक है ना। और आपराधिक या सिविल प्रक्रिया, तो आपराधिक सिविल प्रक्रिया मतलब कोर्ट कचहरी वाला जो मैटर है कोर्ट भेज दोगे। और तीसरा उस पर एक्शन कौन लेगा, खुद कलेक्टर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर कार्रवाई कर सकती है। और चौथा वसूली की राशि, तो वसूली देखो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गबन कर दिया है तो गबन कर दिया तो छोड़ोगे तो नहीं, उसको सज़ा मिलेगा, अलग है, पैसा और वसूल करोगे। तो पैसा क्या होगा, देखो मजदूरी संबंधित अगर पैसा है
तो वसूली तारीख के 7 दिन के भीतर बोल दिया भाई 15 तारीख है, हाँ तो 22 तक पैसा देगा, तो 22 तक वो पैसा को जमा करेगा जो भी है रोजगार सहायक है, और मजदूरों को लौटा दी जाती है, ये पैसा वापस मजदूरों को दिया जाता है। ठीक, तो ये मजदूरी हो गया। अगर सामग्री रिलेटेड कोई इशू है, पैसा मतलब बड़ा अमाउंट गबन किया है, तो ये सब कब कार्रवाई होगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा धारा 11 में कि जो भी सोशल ऑडिट पे निष्कर्ष होता है उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जिम्मेदारी सोशल ऑडिट में कलेक्टर की होगी, आयुक्त मनरेगा की होगी। निकासी बैठक शुरू होने के 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर सकते हैं। योजना की निधि के दुरुपयोग होने पर जो व्यक्ति होगा उसका सेवा समाप्त किया जा सकता है, या उसके ऊपर आपराधिक गतिविधि के लिए कोर्ट केस किया जा सकता है। कौन करेगा, डीपीसी करेगा। वसूली की राशि मजदूरी संबंधित है, 7 दिवस के भीतर वसूल करके मजदूर को वापस लौटा दी जाती है। देखिए धारा 12 को देखते हैं, सोशल ऑडिट प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। तो प्रशासन की भूमिका क्या होगी सोशल ऑडिट में, वो देख लेते हैं। सीओ जनपद पंचायत या पीओ जो होता है सोशल ऑडिट द्वारा जो निवेदित जानकारी है तो संग्रह करता है, प्रदान करता है। मतलब जो भी सोशल ऑडिट टीम को जानकारी चाहिए उसको कलेक्ट करना, उसको प्रदान करने का काम कौन करता है, सीओ जनपद पंचायत का होता है। सोशल ऑडिट ग्राम सभा तिथि सूचना, देखिए यह हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल ऑडिट कब होगा, उसकी जानकारी वो क्या है, पूर्व में ही लिखित में सरपंच को, मजदूरों को, ये सभी को जानकारी जो है सीओ जनपद पंचायत दे देते हैं। सोशल ऑडिट के निष्कर्ष पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो होता है, दर्ज विवाद शिकायत, जैसे कोई भी सोशल ऑडिट रिपोर्ट पर कोई भी विवाद हो गया, शिकायत हो गया, तो उसका निपटान कौन करेगा, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक करेगा, पीछे डिस्कस किए थे। सभी क्लस्टर में क्या होता है, निकासी बैठक होता है, तो निकासी बैठक का आयोजन का व्यवस्था किसका होगा, जिला कलेक्टर कार्यक्रम समन्वयक का होगा। सोशल ऑडिट के दौरान प्रशासनिक तंत्र का सहयोग करना भी कलेक्टर का ही काम होगा। देखिए निकासी बैठक में उपस्थित कौन रहता है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, डीपीसी रहता है या उनके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होता है। आवंटित ब्लॉक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त प्रशिक्षित, देखिए सभी को क्या होता है, जो भी मतलब नियुक्त करेंगे अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से कम रैंक का ना हो, उसको एक ब्लॉक आवंटित किया जाता है जहाँ वो सोशल ऑडिट करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पिछले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया धारा 12, इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रक्रिया है देख लेंगे। सोशल ऑडिट में धारा 13 दल के लिए संहिता, ये भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मतलब नियम कानून को बता रहा है कि सोशल ऑडिट दल को क्या क्या नियम धर्म पालन करना है। देखिए धारा 14 समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो ग्रामीण सोशल ऑडिट की दल द्वारा प्लस मजदूरों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो माह में एक बार किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता हम लोग जो पीछे पढ़े, जो मनरेगा परिवार का सदस्य होता है वो व्यक्ति और मजदूर, ये आपस में मिलकर ही माह में एक बार क्या करते हैं, समवर्ती सोशल ऑडिट करते हैं। और इसको देखो निष्कर्ष या कार्यवाही कौन करता है, जो भी निष्कर्ष हो गया सही गलत कुछ भी हो तो उस पर कार्यवाही करेगा सीओ जनपद पंचायत और पीओ। मासिक बैठक में त्वरित कार्रवाई, ये क्या हर महीने बैठक करते हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट में क्या देंगे, समवर्ती सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्लस कार्रवाई रिपोर्ट देंगे, अगले ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर ग्राम सभा से पास हो जाता है तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी लिख के इन लोग भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, इन लोग जाँच किए, जाँच में सही पाए गलत पाए तो उसको लिखेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे संबंधित पंचायत के ग्राम सभा में। अगर वहाँ से वो पास हो गया तब उस पर सीओ कार्रवाई करेगा, नहीं तो फिर दुर्भावनावश इन लोग कुछ भी लिख देंगे कार्रवाई कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने धारा 14 में क्या देखा, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता प्लस मजदूर ये मिल के करते हैं, माह में एक बार होता है। ये रिपोर्ट में क्या है, अगले ग्राम सभा में प्रस्तुत करते हैं पास होने पर। इसमें जो सीओ जनपद पंचायत होता है वो महीने में एक बार जो बैठक होती है उसमें कार्रवाई करती है। देखिए धारा 15 में बताता है कि सोशल ऑडिट के लिए बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है MORD शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो मनरेगा को क्या करता है, प्रशासनिक मद प्रदान करता है। तो इस प्रशासनिक मद में से 6% में से जो 5.5% है, 1% है, वो सोशल ऑडिट के लिए रिजर्व होता है। ठीक, उपयोग कौन करेगा, तो मनरेगा सोशल ऑडिट की टीम करेगी। पहल किसे किया जाता है, तो सोशल ऑडिट टीम करता है किसको, मनरेगा को, आयुक्त मनरेगा को। मतलब इसकी जो फंडिंग होती है वो मनरेगा के माध्यम से ही की जाती है। ये बोलना चाह रहे हैं, जो मंत्रालय है वो मनरेगा फंड में पैसा डालता है, 6% प्रशासनिक मद, उसमें से 1% जो होता है वो आपका सोशल ऑडिट दल के लिए होता है, सामाजिक अंकेक्षण की दल के लिए। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पूरा सोशल ऑडिट का जो धारा है उसको डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। तो सामाजिक अंकेक्षण की से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ थी सभी को इसमें संकलित किया गया है हरिराम पटेल जी के बुक से, योजना चक्र से और पिकासो की बुक से। छत्तीसगढ़ में अभी ADO की जो भी बेस्ट बुक है उन तीनों बुक को कलेक्ट करके इस नोट्स को बनाया गया है।
और अब मुझे नहीं लगता कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई भी दोस्त वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।